Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is क्वेश्चनर, जिसे हम हिंदी में प्रश्नावली कहते हैं। यह भी एक शोध का ही विषय है, जिसमें हम ये कहेंगे कि यह जो है क्वेश्चनर हमारे क्या है कि डेटा कलेक्शन टूल्स हैं, और डेटा कलेक्शन के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक हमारा क्या है टूल्स के रूप में ये कार्य करता है। शोधार्थी के लिए ऐसे तो विभिन्न प्रकार के टूल्स हैं, लेकिन क्वेश्चनर हमारा क्या है कि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है डेटा कलेक्शन में। अब चलिए इसके मीनिंग से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मीनिंग ऑफ क्वेश्चनर, एक्चुअली में एक क्वेश्चनर इज अ रिसर्च टूल, जैसा कि ऊपर मैं अभी बोल रहा था, कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ रिटन क्वेश्चंस। ये क्या होता है कि सेट ऑफ रिटन क्वेश्चंस यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, एटीट्यूड्स और फैक्ट्स फ्रॉम रेस्पोंडेंट। यह हमारा क्या होता है कि फैक्ट्स फ्रॉम रेस्पोंडेंट से। तो अब ये बात यहाँ पर यह आई कि क्वेश्चनर हमारा क्या है कि यह तो सबसे पहले कि रिसर्च टूल है। यह समझ में बात है कि ये कैसा टूल है, हमारा शोध के एक उपकरण है, राइट। इसमें लिखित प्रश्नों का क्या होता है समूह होता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ रिटन क्वेश्चंस, जिसका उपयोग जो होता है जो रेस्पोंडेंट होते हैं यानी उत्तरदाता होते हैं से जानकारी ली जाती है, उसके विचार, दृष्टिकोण, तथ्य है ना, इन सभी से क्या किया जाता है कि प्राप्त किया जाता है। तो यही हमारा क्या होता है कि जो होता है क्वेश्चनर कहलाता है। तो ये स्पष्ट तौर पे अब समझ में बात आई कि देखिए सिंपली अगर इन शॉर्ट अगर हमें कहना हो तो हम क्या कहेंगे कि क्वेश्चनर क्या है कि एक टूल है, रिसर्च टूल है, जिसमें हम क्या करते हैं कि सेट ऑफ हमारा क्या होता है कि क्वेश्चंस होते हैं, सेट ऑफ क्या होते हैं क्वेश्चंस होते हैं। तो सेट ऑफ क्वेश्चंस जो एक हमारे क्या होते हैं सीक्वेंसेस में होते हैं। अब इसी जो टूल्स को हम क्या कहेंगे क्वेश्चनर कहते हैं। इसे डिफाइन भी किया है विभिन्न साइंटिस्ट ने। अब देखिए यहाँ पर जैसा इसके डेफिनेशन की तरफ देखें तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लुनबर्ग है ना, तो ये लुनबर्ग के अनुसार क्या है कि एक क्वेश्चनर इज fundamentally a set of stimuli to which literate people are exposed in order to observe their verbal behavior under these stimuli। यानी प्रश्नावली मूलतः प्रश्नों का एक ऐसा समूह है, जैसा कि ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या है ये सेट ऑफ हमारा जो है क्वेश्चनर है, क्वेश्चंस है, जिसके माध्यम से शिक्षित व्यक्तियों के मौखिक व्यवहार का क्या किया जाता है अध्ययन किया जाता है। अब हम क्वेश्चनर उसे देते हैं, वो क्या करता है पढ़ता है, और पढ़ने के बाद वो क्या करता है आंसर करता है। अब इसमें हमारा क्वेश्चनर भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जिस पर आगे हम लोग बात भी करेंगे। तो यही जो हमारा टूल है यही कहलाता है क्वेश्चनर कहलाता है। इसके उद्देश्य क्या है, क्यों क्वेश्चनर को शोध कार्य के लिए क्वेश्चनर क्यों महत्वपूर्ण है, इसका कोई उद्देश्य तो होगा ना। तो इसके उद्देश्य की बात करें टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेस्पोंडेंट। अगर हम उससे क्वेश्चंस कलेक्ट करते चले जाएंगे, चूंकि एक सिस्टम में होगा तो वो हमें जब जवाब देता है तो वो हमारा डेटा क्या होता है कलेक्ट होते चला जाता है, यानी कि कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेस्पोंडेंट। तो पहला तो ये इसका उद्देश्य है। दूसरा है टू स्टडी ओपिनियन एंड एटीट्यूड्स, यानी विचारों एवं दृष्टिकोणों का अध्ययन करना। तो विचार का और उसके दृष्टिकोण का क्या करना अध्ययन करना, इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी मूल उद्देश्य है टू स्टडी ओपिनियन एंड एटीट्यूड्स, राइट। नाउ थर्ड वन इज दैट की टू गैदर डेटा सिस्टमैटिकली, यानी आंकड़ों का व्यवस्थित संकलन करना। आंकड़ा जो है उसका हम क्या करते हैं व्यवस्थित रूप से संकलन करते हैं, हम गैदर करते हैं, यही इसका मूल्य उद्देश्य है। चूंकि उसे करेंगे तो क्या करेंगे, हम क्वेश्चनर के माध्यम से डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो सिस्टमेटिकली हम क्या करते हैं कि कलेक्ट करते हैं। एंड फोर्थ वन ये कहता है कि टू सेव टाइम एंड कॉस्ट इन रिसर्च, यानी ये क्या करेगा अनुसंधान में समय एवं लागत की भी ये बचत करता है।
तो ये समय को तो बचाता ही है, चूंकि क्वेश्चनर के माध्यम से हम डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते चले जाते हैं। तो ये इसका मूल उद्देश्य होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आखिर कुछ न कुछ गुण होंगे, लक्षण होंगे ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स में कहा जा रहा है कि फर्स्ट वन जो है सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। कैसा होगा, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में ये अवेलेबल होता है और होना भी चाहिए। अगर इस तरह का नहीं होगा तो गुड क्वेश्चनर नहीं कहलाएगा। तो गुड क्वेश्चनर यानी क्वेश्चनर ऐसा होना चाहिए जो सरल हो, स्पष्ट हो, कि यानी आसानी से, जिसे मैं दिया हूँ डेटा कलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो क्या होगा, डेटा कलेक्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि आप उन, है ना, रेस्पोंडेंट से आप आसानी से उस चीज़ों को, उस बातों को वो समझ सके और जवाब देने में वो जो है बहुत ही एक कहते हैं कि अच्छा महसूस करे, इजली वो देने में कहीं पर उसे कॉम्प्लेक्स ना लगे, यानी कि वो सरल हो, सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स ना हो और वो स्पष्ट भाषा में हो जो उसे समझ में आ सके। तो पहला तो ये, तभी वो हमारा डेटा क्या होगा, कलेक्शन हो पाएगा। दूसरा हमारा क्या है कि रिलीवेंट टू रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि शोध उद्देश्यों से संबंधित ही उसमें क्वेश्चंस होने चाहिए। जो क्वेश्चंस के जो वहां पर सेट्स होंगे तो क्या होना चाहिए, उसी से संबंधित होना चाहिए, शोध से ही, जो आपका शोध का जो विषय है, जो उद्देश्य है, उससे संबंधित ही क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि उसका इंटरेस्ट भी वहां रहे और वो उसी बात को दे, आपका डेटा भी कलेक्ट हो सके। तीसरा ये कहता है कि क्वेश्चन शुड बी अनबायस्ड, यानी कभी भी प्रश्न जो होने चाहिए वो पक्षपात नहीं होने चाहिए, पक्षपात रहित होने चाहिए क्वेश्चंस। तब आपका शोध जो होता है वो जो उसका कंक्लूजन होगा वो बिल्कुल सही आएगा, रिजल्ट सही आएगा। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस, यानी प्रश्नों का तार्किक क्रम हो, कोई क्वेश्चन यहाँ हो, कहीं कुछ क्वेश्चन वैसे हो जिसका कोई रिलेशन नहीं हो, तार्किक संबंध नहीं हो। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा डेटा भी वो प्रभावित होगा। तो डेटा को हमें कलेक्ट करने के लिए सही क्या करना होगा कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस भी होना जरूरी है। ये गुड क्वेश्चनर का क्या कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। इजी टू अंडर आंसर्स, तो वो अंडरस्टैंडिंग उसकी इजीली हो और वो आंसर भी इजी तरीके से वो क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। तो यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एंड लास्ट वन है कि ब्रीफ एंड कंसाइज, संक्षिप्त और सारगर्भित हो। ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन इस तरह से हो, ट्विस्टेड हो, थोड़ा लंबा हो, तो उसकी रुचि भी कम होती है, समय हर किसी के पास नहीं होता है, तो वो आपके आंसर करने में भी वो क्या करेगा कि इंटरेस्ट नहीं लेगा और आप उसे कंपेल कर नहीं सकते। अगर वैसा कर दिए तो भी आपका क्या होगा कि वो डेटा जो होगा वो प्रभावित हो जाएगा और रिजल्ट पर वो काफ़ी बुरा प्रभाव करेगा, यानी वो सही आपका डेटा कलेक्ट जब नहीं होगा तो रिजल्ट भी सही नहीं होगा। तो इस बात का भी ख्याल रखना होता है और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मतलब की बिंदु है। इस पर हम लोग बिल्कुल समझें और जानें और है ना ख्याल रखें जब भी आप इसे क्वेश्चनर को तैयार करते हैं। तो ना स्टेप्स इन प्रिपरेशन, प्रिपेयरिंग ए क्वेश्चनर, कहता है कि स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग ए क्वेश्चनर के लिए आप क्या स्टेप्स अपनाएंगे, है ना। तो देखिए उसके स्टेप्स को, पहला है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों की पहचान करना है ना, इसका उद्देश्य क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड वन इज द फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस, यानी प्रश्नों का निर्माण करना, हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे है ना, उसका निर्माण करना, यह सेकंड स्टेप्स होगा। एंड थर्ड वन इज द अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चनर, क्वेश्चनर का अरेंजमेंट भी एक क्रम में होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए और एक दूसरे से वैसा एक कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। कैसा कि जो एक दूसरे से जुड़ा हो और एक तार्किक हो, है ना कि कोई ये क्वेश्चन कहीं है और ए के जगह जेड को हम दे रहे हैं, को, है ना। तो वो क्या होता है कि एक सीक्वेंस जब हमारा सही नहीं होगा, अरेंजमेंट सही नहीं होगा, तो वो फिर प्रभावी तो हो जाता है ना। अब ये फिर कहता है कि प्री टेस्टिंग या पायलट स्टडी आप उस पर करने क्वेश्चनर पर। तो जब आप प्री टेस्ट कर लेंगे या जिसको हम बोलते हैं कि पायलट स्टडी भी, वो अगर कर लें तो ये हमारा क्या होगा कि स्टेप्स होगा और बेहतर हमारा होगा। और ना फाइनल रिवीजन तो अवश्य कीजिए
फाइनल रिवीजन करने के बाद तब फिर उस क्वेश्चनर को आप डेटा कलेक्शन के लिए तैयार कर सकते हैं और जो उद्देश्य है वो पूरा आपका हो जाएगा। ना एडवांटेज ऑफ क्वेश्चनर, क्या इसका एडवांटेज है क्वेश्चनर का? देखिए इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग। अगर क्वेश्चनर है तो वो क्या करेगा, कम खर्चीला भी होगा और समय बचाने वाला भी होगा डेटा कलेक्शंस में। दूसरा है कि कैन कवर लार्ज पॉपुलेशन, ये क्या करता है, बड़ी जनसंख्या को कवर कर सकती है, तो बड़ी जनसंख्या को आसानी से ये कवर कर ले सकती है, तो यह दूसरा हो गया। तीसरा है इजी डेटा कलेक्शंस, यानी आंकड़ा संकलन सरल होगा, तो इजी डेटा कलेक्शन भी। और चौथा है रेस्पोंडेंट गेट टाइम टू आंसर, यानी उत्तरदाताओं को सोचने का समय मिलता है, इसमें मिलेगा क्योंकि क्वेश्चनर आपने दे दिया है तो वो क्या करेगा, उसका समय है, उसके आंसर वो देगा। एंड यूजफुल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये हमारा क्या होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए ये क्या होता है, काफी यूजफुल और उपयोगी होता है। लेकिन इन सभी के बाद भी कुछ न कुछ तो लिमिटेशंस होंगे, अब उन लिमिटेशंस को हम लोग देखते हैं। पहला ये कहता है कि लो रेस्पॉन्स रेट, इसका है ना रेस्पॉन्स रेट हो सकता है कि वो लो हो, कम प्रतिक्रिया दर हो। दूसरा ये इसका लिमिटेशंस अगर देखा जाए तो कहता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट आंसर, कभी कभी क्या होता है कि जिस रेस्पोंडेंट को आपने दे दिया क्वेश्चन है कि आप हमें 1 दिन 2 दिन, कभी कभी तो 3 दिन 4 दिन, तो वो क्या करेगा कि आपका वो आंसर उसमें नहीं कर पाता है, वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन भी वो लगा देगा, थोड़ा डिले भी कर सकता है। साथ ही साथ क्या करता है कि आप है ना, यानी कि ऐसे कर सकते हैं कि उसकी इच्छा होगी तो कुछ प्रश्नों का वो उत्तर देगा, कभी वो ना भी दिया हो, तो ये क्या हो गया कि इनकम्प्लीट भी हमारा हो सकता है ना, तो ये भी एक लिमिटेशंस है। नॉट सुइटेबल फॉर इलिटरेट रेस्पोंडेंट, यानी कि अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, वहां पर इंटरव्यू ही हमारा बेहतर होगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया कि नॉट सुइटेबल फॉर, आप जो देख रहे हैं कि इलिटरेट रेस्पोंडेंट, है ना। एंड क्या है, ये जो है मिस कहता है कि इंटरप्रिटेशन, तो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चंस पॉसिबल, प्रश्नों की गलत व्याख्या संभव है, प्रश्न है वो हो सकता है कि गलत व्याख्या उसके लिए हो, चूंकि डिफरेंट डायमेंशन से वो सोच सकते हैं, कर सकते हैं, और उसका वो ऑप्शंस कुछ और भी ऑप्शन का आंसर आ सकता है, रिस्पॉन्स आ सकता है। लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन, व्यक्तिगत संपर्क का अभाव हो सकता है, तो यह सारी चीजें क्या है, इसके लिमिटेशंस हैं। चलिए इसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि अब इसमें क्वेश्चनर्स की कुछ टाइप्स है ना। देखिए तो एक क्या है कि बेसिस में अगर हम रिस्पॉन्सेज देखें तो क्या होता है कि एक तो ओपन इंडेड होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, क्लोज इंडेड होता है। तो ओपन इंडेड क्वेश्चनर और क्लोज इंडेड जो है वो देखते हैं। क्लोज इंडेड में हमारा क्या होता है और ओपन इंडेड में, तो देखिए यहाँ पर ये बता रहे कि ये फ्री रेस्पॉन्स होता है ना। ओपन इंडेड में क्या होगा कि हम फ्री दे दिए, आप उसमें क्वेश्चंस आंसर जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर को क्या करो, लिख दो, तो ये फ्री रेस्पॉन्स। लेकिन इसमें क्या क्लोज इंडेड में कि आपका फ्री रेस्पॉन्स जो होता है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें यस नो में हम क्या करते हैं, उसे बांध देते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, यस नो, यानी इट मींस कि क्लोज मैंने कर दिया उसे, या तो यस में देगा या नो में देगा, यानी कि फिक्स्ड रेस्पॉन्स उसके लिए होता है। दूसरी तरफ हम देखें इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये मोर फ्लेक्सिबल है। ओपन इंडेड है ना, वो अपने अनुसार से वो दे सकता है, तो मोर फ्लेक्सिबल, बट ये लेस फ्लेक्सिबल हमारा होगा, राइट। डेटा एनालिसिस करना डिफिकल्ट, इसमें तो डिफिकल्ट होगा। क्यों डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपने ओपन इंडेड दिया तो उसका जवाब कुछ का कुछ भी हो सकता है, फ्री रेस्पॉन्स तो होगा, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी भी मोर होगा, लेकिन डिफिकल्ट कहाँ हो जाएगा कि डेटा का आप जब इंटरप्रेट करने लगेंगे तब फिर समस्या होगा उसमें, यानी कि उस डेटा को एनालिसिस करने में। और ये जो क्लोज इंडेड होगा वो हमारा क्या होगा, इजी होगा, क्योंकि यस नो में आपने दिया और कोई वो हमारा क्या होगा, चाहे वो इससे बात करें, आर्ट सॉफ्टवेयर की बात करें या किसी में भी आप करें, तो आप अगर किसी सॉफ्टवेयर टूल्स के यूज करते हैं तो वो क्लोज इंडेड वाली वो क्या होता है, ज़्यादा ईजियर होता है। ऐसे तो SPSS में भी लोग यूज काफ़ी कर रहे हैं, इन दिनों R में भी यूज कर रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं।
चलिए डिटेल्स आगे देखें तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस भी इसमें हमें मिल जाएगा ओपन एंडेड में, बट इसमें लिमिटेड होगा चूंकि आपने बांध रखा है उसे, राइट। तो ये क्या होगा, लिमिटेड इंफॉर्मेशंस होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा ना। टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर की बात हम लोग करते हैं तो देखिए अब इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनर होंगे। एक होंगे क्या, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर होंगे। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर में क्या होगा, यानी कि इट कंटेन्स क्या होगा, फिक्स्ड यानी प्री डिटरमाइंड होते हैं, यस नो वाली बात होगी। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, वो क्या होगा, ओपन एंडेड होगा। वो खुद का ही वो आसानी से वो अपना लिखेगा, राइट, जो भी उसके जवाब होंगे। तो ये हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चनर। जैसा कि हम समझते हैं कि इट कंटेन्स क्वेश्चंस विद द क्या फिक्स्ड अल्टरनेटिव्स होगा उसमें, हाँ, और फिक्स्ड अल्टरनेटिव्स चूज उसमें करेगा आंसर का, यस नो, या फिर जो गिवन हमारा ऑप्शन होगा उसी में वो चूज करेगा। जो भी ऑप्शंस देंगे, यस नो नहीं भी है तो 4 मैंने दिया तो वो उसके अकॉर्डिंग देगा। ओपन एंडेड में ऐसी बात नहीं है, उसे उसके लिए हम ओपन कर देते हैं, वो अपनी आंसर को अपने तरीके से वो क्या करता है कि अवेलेबल कराता है ना। अब इसके बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है ना, स्टैंडर्डाइज आप कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में कर सकते हैं, सेम क्वेश्चंस आर आस्क्ड है ना टू ऑल रेस्पोंडेंट पूछ सकते हैं, इजी टू एडमिनिस्टर करना ये आसान है। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है, राइट। तो इसी बात को इसमें भी कहा गया। अब इसके एग्जांपल्स के रूप में देखें, जैसे आर यू यहाँ पे सेटिस्फाइड विद द क्या है टीचिंग क्वालिटी, तो यस नो में ये क्या किया है, बांध दिया ना, यानी स्ट्रक्चर्ड में हम देख रहे हैं यस नो में वो कर दिया। या इसका दूसरा हो सकता है हाउ ऑफन डू यू स्टडी, यानी कि डेली, वीकली, या जो फिर है मंथली या नेवर। तो देखिए यहाँ पर क्या इन्हीं चीजों में ये क्या कर रखा है, बांध रखा है। जबकि यहाँ पर है एग्जांपल्स दिया अनस्ट्रक्चर में कि यस नो वाली बात नहीं होगी, डेली वाली बात नहीं होगी, वीकली ये सब नहीं होगा बांध कर। ये कहता है व्हाट है ना आर योर व्यूज अबाउट यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब लीजिए इसमें दीजिए अपना वो स्टेटमेंट्स देगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि ये जो होता है अनस्ट्रक्चर्ड में होता है ना। अब व्हाट इज योर जेंडर, देखिए यहाँ पर जैसे मेल फीमेल ये सब क्या है, क्लोज एंडेड में हो गया। यहाँ पर विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, अब दे दिए साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस और लैंग्वेज एंड सो, यानी यस नो एंड उसके गिवन ऑप्शंस। जबकि आपका ओपन एंडेड में क्या कर दिया है कि देखिए यहाँ पर फिर वही क्वेश्चंस को दे रखा है, स्पेस को दे रखा है। तो यह सारी चीजें क्या है कि यह फीचर्स हैं, है ना। तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर्स हम लोगों ने अभी देखा। इस प्रकार से क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चनर्स तो हैं ही, मीनिंग क्वेश्चन है ना। फिर ये इसके डेफिनेशंस को भी हम लोगों ने देखा, कैसे इसके फॉर्मेशंस करते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखते हैं, ये सब देखा। नेचर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कई बार इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसके नेचर ऑफ क्वेश्चन के साथ साथ इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। पहला है एक क्वेश्चनर इज यूज्ड टू, प्रश्नावली का उपयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए हम करते हैं। तो स्पष्ट है, कई बार इसे रिपीट किया गया कि ये डेटा कलेक्शंस के लिए। हमारा जो है पहला क्या हो गया, बी जो होगा वो सही जवाब। क्वेश्चनर है हमारा क्या है, डेटा कलेक्शन टूल्स है, तो ये स्पष्ट यही आंसर भी है। सेकंड क्वेश्चन है अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर कंटेन्स, यानी संरचित प्रश्नावली में क्या होता है। जो स्ट्रक्चर्ड होगा तो उसमें फिक्स्ड होगा, यस नो वाली बात होगा ना, तो फिक्स्ड एंड प्री अरेंज्ड क्वेश्चंस होंगे। अब जैसे हमारा क्या हो जाएगा कि यस नो में हो सकता है या 3-4 ऑप्शंस दे देंगे, उस ऑप्शंस में ही आपको क्या करना है, चूज करना है। तो बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ बी क्या हो गया, इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट हमारा है ओपन एंडेड क्वेश्चनर अलाउ रेस्पोंडेंट टू, खुले प्रश्न उत्तरदाताओं को क्या करने की अनुमति देते हैं। तो ओपन एंडेड क्या होता है कि वो आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स, ये खुला होता है ना, क्लोज्ड नहीं होता है, यस नो में नहीं बंधा होता है, वो स्टेटमेंट में वो अपना देगा। तो आंसर्स इन देयर ओन वर्ड्स, तो बी इज द राइट आंसर। बी जो होगा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि विच इज एन एडवांटेज ऑफ क्वेश्चनर, प्रश्नावली का एक लाभ क्या है। तो प्रश्नावली का लाभ क्या होता है, टाइम सेविंग। बी इज द राइट आंसर, ये हमारा
बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट है कि विच इज लिमिटेशंस ऑफ क्वेश्चनर। अब देखिए हर कुछ का तो एडवांटेज है लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। तो प्रश्नावली की एक सीमा क्या है इनमें से? तो क्या इजी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस? नहीं, ये अब मान लीजिए कि क्लोज एंडेड नहीं ओपन एंडेड है, देन वैसे में हमारा क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लार्ज पॉपुलेशन कवरेज? नो, इसमें नहीं कर पाएगा लार्ज पॉपुलेशन का ना, चूंकि लिमिटेड और उसे ही हम ये कर पाते हैं। इकोनॉमिकली भी ये हमारा उतना इजी नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया कि लो रेस्पॉन्स रेट। लिमिटेशंस में क्या हो जाएगा कि लो रेस्पॉन्स, क्योंकि ये लिमिटेशंस की बात कर रहा है, नोट की बात कर रहा है, इसलिए इन सभी को हम लोगों ने, चूंकि इजी स्टैटिस्टिकल क्या हो जाएगा एनालिसिस, ये तो पॉजिटिव वाले में आएगा, तो लिमिटेशंस नहीं एडवांटेज में ही आएगा। लार्ज पॉपुलेशन का कवरेज, तो ये हमारा क्या हो गया कि बिल्कुल करेगा, तो कब करेगा, तो वो हमारा क्या हो गया, ये एडवांटेज में आ गया। और इकोनॉमिकली भी ये मेथड तो है ही, तो ये एडवांटेज में। लेकिन यहाँ लिमिटेशंस की बात किया तो ये जस्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो डेट की यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हम लोग लो रेस्पॉन्स रेट, या नॉट वाली बात भी हमारा नॉट है ना एडवांटेज करके होता है, तब भी हमारा क्या होता है कि ये लो रेस्पॉन्स रेट। सी इज द राइट आंसर। नाउ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनर प्रोवाइड्स, बंद प्रणाली प्रश्नावली क्या प्रदान करती है? तो क्या प्रदान करती है ये? फिक्स्ड रेस्पॉन्स। चूंकि ये बंद है तो फिक्स्ड हो गया रेस्पॉन्स इसका, यस नो, और फिर ऑप्शंस वाइज होगा। नाउ द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर इज, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका? तो फर्स्ट स्टेप में कहता है प्रश्न, यानी कहता है कि प्रश्नावली तैयार करने का पहला चरण क्या है? तो क्या क्या? डेटा एनालिसिस? नो, ये तो बहुत बात की चीज है। रिपोर्ट राइटिंग? नो। तो आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफिकेशन उसकी करते हैं, पहचान करते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है। उसी उद्देश्य के लिए ही हम क्वेश्चनर को क्या करते हैं, तैयार भी करते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि बी जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट है विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसेंशियल फॉर गुड क्वेश्चनर। एक अच्छी प्रश्नावली की आवश्यक विशेषता कौन सी है? तो अच्छी प्रश्नावली कब होता है? जब क्लियर हो और सिंपल हो। जब सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स नहीं हो, इस पर हम लोगों ने ऊपर खूब डिस्कस किया। तो ये एम्बिगस लैंग्वेज नो, जो ऐसा हो, बायस्ड हो, वो नहीं है ना, और इररिलेवेंट क्वेश्चन रहेगा तब भी गलत हो जाएगा। तो ये क्लियर और क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। रीजनिंग से भी ये आपका आसानी से बन सकता है। नाउ क्वेश्चनर्स आर नॉट सुटेबल फॉर, प्रश्नावली किसके लिए उपयुक्त नहीं है? अब देखिए यहाँ नॉट लगाया है, सुटेबल है तब तो वो नहीं, नॉट वाले को, गलत वाले को हमें क्या करना है जी। तो देखिए लिटरेट रेस्पोंडेंट गलत, नॉट के अनुसार। लार्ज पॉपुलेशन गलत, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि तीनों हमारा सही है अगर नॉट को यहाँ हटा दें सुइटेबल क्वेश्चनर के लिए तब। लेकिन नॉट लगा दिया इट मींस कि इलिटरेट रेस्पोंडेंट जो होता है उसके लिए सुइटेबल नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर। नाउ प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनर इज आल्सो कॉल्ड, देखिए प्री टेस्टिंग का मतलब होता है कि पायलट प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं, पायलट स्टडी करते हैं, है ना, उसको टेस्ट करते हैं। तो ये टेस्ट जो कर रहे हैं तो ये हमारा अब क्या हो जाएगा, क्या पायलट होगा। तो ये अगर हम करते पूर्व परीक्षण को अगर हम करेंगे और वैसे में अगर मान लीजिए कि वो सक्सेस नहीं होता है, देन हमारा क्या कहलाता है, तो प्री टेस्टिंग ही आपने कर लिया तब ये हमारा क्या कहला जाएगा, सैम्पलिंग एरर कहलाएगा। कैसे कहलाएगा प्री टेस्टिंग, आपने जब टेस्टिंग किया तो ये क्या फाइनल रिपोर्ट होगा, नो, है ना, ये हमारा सैम्पलिंग एरर होगा, नो, इसे नहीं, और ऑब्जर्वेशन होगा, नो। तो ये हमारा क्या होता है, पायलट स्टडी क्या कहलाएगा। तो चूंकि जो कुछ भी हम शुरुआत करते हैं पहले करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, पायलट स्टडी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ऐसे भी आपने देखा होगा कि प्री टेस्टिंग के साथ पायलट स्टडी भी था। लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर भी देख रहे थे, अभी कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि जो प्री स्टडी टाइप्स ऑफ जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, पायलट स्टडी होते हैं ना। देखिए जस्ट मिनट, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया प्री जो स्टडी होंगे वो क्या कहलाएंगे, पायलट। अब ये पायलट का मतलब क्या होता है कि पूर्व में ही, है ना, तो पायलट स्टडी ही हमारा क्या है कि जो पूर्व में। अभी हम लोगों ने जस्ट देखिए यहाँ पर प्री टेस्टिंग क्या कह रहा है, पायलट स्टडी पूर्व परीक्षण या पायलट अध्ययन, है ना। तो ये जो है आपका बड़ा महत्वपूर्ण है स्टेप, और इसी क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या किया है कि ये पूछा भी है।
कि प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनर इज, है ना, आल्सो कॉल्ड, तो ऑब्लिक करके वहाँ हम लोगों ने पायलट दिया ना, तो दिस इज द राइट आंसर। तो पायलट स्टडी क्या हो गया, प्री टेस्टिंग, बी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि आज जो है क्वेश्चनर, उसके प्रकार, उसके जो मीनिंग्स हैं, उसकी मीनिंग्स के साथ साथ अन्य जो भी एस्पेक्ट्स हैं उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया, साथ ही कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया, थैंक यू। और पुनः मिलता हूं मैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।